हेलो दोस्तों, चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं रुक्मणी पब्लिकेशन प्लेटफॉर्म का बिहार पुलिस मद्य निषेध कक्षा 5 एवं चालन दस्ता सिपाही का सेट नंबर 4 को डिस्कस करेंगे और देखेंगे। तो अपना अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इससे कंपैरिजन हो पाएगा और आप अपना जो तैयारी है वो चेक कर पाइएगा कि हम कहाँ पर स्टे कर रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो में इस बुक को कंप्लीट करेंगे और सेट नंबर 4 को कंप्लीट करेंगे, ठीक ना। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको इस तरह से इसका सेट देखने को मिल जाएगा, जिसमें टोटल 25 सेट दिया गया है और 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, ठीक ना। तो चलिए हम सेट नंबर 4 को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सेट नंबर 4 को चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर कार्य करता है, ठीक ना। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन पर कार्य करता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। ओम का नियम V बराबर IR होता है, किसके लिए मान्य होता है? तो ओम का नियम V बराबर IR होता है, किसके लिए मान्य होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। एक केवल धातु चालक स्थित तापमान पर होता है, ठीक ना, तापमान पर निर्भर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर, यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाता है जहां से वह चली थी तो होगा। तो आपका है क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। यदि एक वस्तु कुछ दूरी चलकर वापस अपने उसी बिंदु पर आ जाती है जहां से वह चली थी तो आपका करेक्ट आंसर 3 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। कि औसत वेग शून्य हो जाएगा, क्योंकि वो जो चला और फिर उसी पॉइंट पर चला आया तो औसत वेग शून्य हो जाएगा, ठीक ना। औसत वेग बराबर होता है कुल तय की गई दूरी बटा दूरी तय करने में लगा समय, ठीक ना। या विस्थापन बटा कुल समय भी लिख सकते हैं, जहाँ विस्थापन है जो 0 हो गया और टाइम है कुल समय है जो t मान लेंगे, तो औसत वेग हो जाएगा 0, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति डैश डैश कहलाती है। विद्युत धारा के प्रवाह के विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति डैश डैश कहलाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 4 का बी, ठीक ना। ये प्रतिरोध हो जाएगी। विद्युत धारा के प्रवाह को विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? प्रतिरोध कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा? यदि नेत्रों के सामने प्रकाश का स्रोत अचानक तीव्र हो जाता है तो क्या होगा? तो जब प्रकाश एक आँख पर आता है तो क्या होता है? हम आँख को सिकुड़ा लेते हैं, जैसे कि तो आपका ये पुतली है जो ना सिकुड़ जाएगा। ऑप्शन करेक्ट आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। आँख को हम एक मतलब प्रॉपर बंद कर लेते हैं एकदम सिकुड़ा टाइप के, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? किसी परिपथ में कौन सा पद विद्युत पावर को प्रदर्शित नहीं करता है? तो पावर का प्रदर्शित कौन नहीं करता है? तो यहाँ पर विद्युत पावर का, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन नंबर ए है, IR², ठीक ना। ये करेक्ट हो जाएगा, नहीं तो ये सब करेक्ट है, ये करता है। और 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसी मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 के शुरुआत की है। किस मंत्रालय ने यात्रा सेवा दिवस 2025 की शुरुआत की है? तो कौन मंत्रालय है जो यात्रा सेवा 2025 की शुरुआत की है? तो आपका 7 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, ठीक ना। ये नागरिक उड़ान मंत्रालय है जो यात्रा सेवा दिवस 2025 शुरू किया है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस बैंक ने क्लेरिफाई के NCRP इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है?
कौन सा बैंक है, हाल ही में किस बैंक ने क्लेरिफाई और एनसीआरपी इंटीग्रेशन सॉल्यूशन को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है? तो आपका 8 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये पंजाब नेशनल है जो कि पहला बैंक बन गया है, ठीक ना। तो ये एनसीआरपी होता क्या है और इंटीग्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है? ये धोखाधड़ी और साइबर क्राइम को रोकने का एक जरिया है, ठीक ना। और धोखाधड़ी को उससे रोकने में मदद मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मारियामा फातिमा मारियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिले से है, जो राज्य की पहली महिला फीडे मास्टर बनी है? मारियम फातिमा का संबंध बिहार के किस जिले से है, जो राज्य के पहली महिला फीडे बनी है? तो इनका संबंध मुजफ्फरपुर से है, ठीक ना। मुजफ्फरपुर बिहार से है। आप जानते होंगे कि जीआई टैग मिला है, वो कौन सा फल है? लीची को मिला हुआ है, ठीक ना, मुजफ्फरपुर। जो बिहार राज्य की पहली फीडे महिला मास्टर बनी है, ठीक ना। और फीडे का देखरेख कौन करता है? सॉरी, विश्व शतरंज संघ होता है फीडे का पूरा नाम, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इनमें से तामीर तामीर शब्द का विलोम कौन सा होगा? इनमें से तामीर शब्द का विलोम पूछा गया है। तो आपका करेक्ट आंसर 10 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। आलोक है जो तामीर का विलोम शब्द है। 11 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से आकाश का पर्यायवाची शब्द पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मतलब आकाश का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आपका 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना। ये अवनी अवनी है जो आकाश का पर्यायवाची नहीं है, ठीक ना। नहीं तो व्योम और नभ और अनंत ये सब पर्यायवाची है आकाश का, याद रखिएगा। जगन्नाथ शब्द में कौन सी संधि आती है? जगन्नाथ शब्द में कौन सा संधि आता है? तो 12 का करेक्ट हो जाएगा, ये व्यंजन संधि आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एंटोनिम सेलेक्ट करना है, ठीक ना। प्रोग्रेसिव का एंटोनिम आपका क्या हो जाएगा? तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंजर्वेटिव, ठीक ना। प्रोग्रेसिव का एंटोनिम कंजर्वेटिव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर भी साइनोनिम सेलेक्ट करना है, ठीक ना। सॉलिटरी का साइनोनिम क्या हो जाएगा? तो 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक ना, सिंगल, ठीक ना। सॉलिटरी का सिंगल हो जाएगा साइनोनिम। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक भरना है, ठीक ना। यहाँ पर तो द आर्टिकल डैश डैश सेवरल एक्सपर्ट्स ऑन द सब्जेक्ट। तो आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 15 का आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिटीज, ठीक ना। 16 का यहाँ पर क्या है? एक इडियम है जो कि इन द फर्स्ट लाइन का आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? इन ग्रेटेड एक्साइटमेंट, ठीक ना। आपका 16 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यहाँ पर आपको एक्टिव वॉइस बनाना है। तो एक्टिव वॉइस इन सेंटेंस में तो एन इंक्वायरी इन डिमांडेड बाय अस, तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 का ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। बी डिमांडेड एन इंक्वायरी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के 97वें संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? ठीक ना। तो भारतीय संविधान के 97वां संशोधन अधिनियम द्वारा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? तो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था? 18 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 43 का बी जोड़ा गया था, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर को देखते हैं। साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? तो आपका 19 का करेक्ट आंसर हो जाएगा अरावली के पहाड़ी और राजस्थान से, ठीक ना। अरावली पहाड़ी राजस्थान से निकलती है कौन? साबरमती नदी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट तख्त ए वाही तख्त ए वाही शिलालेख किस पार्थियन शासक का उल्लेख है? तख्त ए वाही शिलालेख में किस पार्थियन का उल्लेख है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी, ठीक ना। ये गोंडो फर्नस से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 21 नंबर, दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी-नुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहते हैं? दक्षिण भारतीय मंदिर वास्तुकला में गर्भगृह के ऊपर निर्मित सीढ़ी-नुमा या पिरामिडनुमा संरचना को क्या कहते हैं? तो आपका 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक ना? इसे विमान कहते हैं, ठीक ना? सीढ़ी-नुमा और पिरामिडनुमा संरचना को विमान कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 है, भारत का पूर्वी तटीय मैदान किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? भारत का पूर्व तटीय मैदान है जो किस राज्य से किस राज्य तक फैला है? तो आपको राज्य बताना है जहाँ से फैला है और जहाँ तक फैला है, ठीक ना? तो आपका 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना? ये पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। कौन? पूर्व तटीय मैदान, ठीक ना? तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर पर। 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरती है? 24 डिग्री अक्षांश किस राज्य 24 डिग्री अक्षांश किस भारतीय राज्य की राजधानी के सबसे निकट से गुजरती है? तो आपका 23 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना? ये भोपाल के निकट से भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के निकट से निकलती है, ठीक ना? बात कर ले कुछ और बातें, तो यहाँ पर आपको कर्क रेखा यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी छोर को भारत के 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा, ठीक ना? और 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहते हैं, ठीक ना? और ये भी कई राजधानियों के आसपास से गुजरती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। जिस राज्य को आपको याद रखना है और इसका क्रम भी पूछ लेता है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर गुजरती है। वही बात कर ले तो भोपाल का अक्षांश लगभग साढ़े 23.25 उत्तरी अक्षांश और 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश केवल 0.75 दूरी से गुजरता है, ठीक ना? तो ये भी याद रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 24 नंबर पर। 24 नंबर क्या कहा है? बख्शी बख्शी जगबंधु जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया था? बख्शी बख्शी जगबंधु ने ब्रिटिश भूमि राजस्व नीति के विरोध में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किस वर्ष किया है? तो पाइका विद्रोह का नेतृत्व कब किया था? 24 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 1817 में पाइका विद्रोह का नेतृत्व किया था। 25 नंबर क्वेश्चन क्या है? गुप्त उत्तर काल की राजनीति में भुक्ति शब्द भक्ति शब्द का प्रयोग डैश डैश के लिए किया गया था। तो 25 का करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पर बी, ठीक ना? प्रांत। अब इसमें निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है लेकिन यह सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो कौन सा है? ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी, ठीक ना? ये महानदी है जो सीधे बंगाल के खाड़ी में गिरती है, लेकिन यह गंगा नदी की सहायक नदी नहीं है। और ये बांध आपको याद रखना है, विश्व की सबसे लंबी नदी बांध हीराकुंड बांध है जिसका लंबाई 4800 मीटर है और यह महानदी पर ओडिशा राज्य के संबलपुर में बना है, ठीक ना? गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी तंत्र प्रणाली है और इसकी प्रमुख सहायक नदी है यमुना, घग्गर घग्गर, गंडक, कोसी और सोन, गोमती, ठीक ना? ये जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। कोसी और घग्गर नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार में गंगा में मिलती है, जबकि गोमती उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है, ठीक ना? तो कोसी घग्गर नेपाल के हिमालय से निकलकर बिहार के गंगा में मिलती है, लेकिन गोमती नदी उत्तर प्रदेश में गंगा में मिलती है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों का या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है? तो कौन सा अनुसूची है जो जनजाति मामलों के लिए ग्राम परिषदों या अदालतों का गठन का अनुमति देता है? तो आपका करेक्ट 27 का ऑप्शन हो जाएगा। ये छठी अनुसूची है जो ग्राम परिषदों या अदालतों के गठन की अनुमति देता है, ठीक ना? और आप
और ये भी याद रखिएगा कि छठी अनुसूची का उद्देश्य 4 पूर्वोत्तर राज्य है, ठीक ना? उद्देश्य उनका 4 ही राज्य है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के लिए विशेष प्रावधान करता है, ठीक ना? तो छठी अनुसूची में जो ये परिषद, ग्राम परिषद या अदालतों की अनुमति का गठन देता है, वो 4 राज्यों के लिए है, असम, मेघालय और त्रिपुरा, मिजोरम के लिए, ठीक ना? और यह अनुच्छेद 244 2 के तहत छठी अनुसूची इन राज्यों के भीतर स्वतः जिला परिषदों या और स्वतः क्षेत्रीय परिषदों के गठन का प्रावधान करती है, ठीक ना? तो कोई अनुच्छेद किसके द्वारा? 244 2 के द्वारा, ठीक ना? और 4 राज्यों में करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 28, ये मैथ से क्वेश्चन है, तो इसको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक ना? ऑप्शन सी हो जाएगा 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट पर चलते हैं। 29 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये, ठीक ना? 30 नंबर का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना? जी। 98 40 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या के दोनों को दोगुना कर दे तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या होगा? यदि वृत्ताकार गति करते किसी पिंड की चाल एवं त्रिज्या को दोनों को दोगुना कर दिया जाए तो अभिकेंद्रीय त्वरण का परिणाम क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का ये सी हो जाएगा, ठीक ना? ये दोगुना ही हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट पर चलते हैं। यहाँ पर बोला गया है गोलीय दर्पण के लिए वी यू और एफ के बीच सही संबंध क्या है? गोलीय दर्पण के लिए वी यू और एफ के बीच का सही संबंध क्या होगा? तो आपका 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक ना? सी हो जाएगा 1/f बराबर 1/यू प्लस 1/v, ठीक ना? तो यहाँ पर आप याद रख सकते हैं यू भी पहले यू उसके बाद भी आएगा, ये सही क्रम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आवर्धन की इकाई होती है, तो आवर्धन का इकाई क्या होता है? तो आवर्धन का इकाई, ये आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 33 का सी, ठीक ना? इसकी इसकी कोई इकाई नहीं होता है 33 का, इसकी कोई इकाई नहीं होता है। तो ये बात याद रखिए कि रैखिक आवर्धन या आवर्धन रैख इसका ये एक मात्राहीन राशि है, ठीक ना? और अगर रैखिक आवर्धन यानी अवतल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन का मान जो होता है धनात्मक होता है, वही उत्तल लेंस के लिए रैखिक आवर्धन का जो मान होता है वो ऋणात्मक होता है, ठीक ना? और रैखिक आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई होता है। एक्टिनाइड श्रेणी के त्वरण कौन से ब्लॉक से संबंधित है? एक्टिनाइड श्रेणी के त्वरण जो कौन से ब्लॉक से संबंधित है, ठीक ना? तो आपका 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये डी है, ठीक ना? एफ ब्लॉक से संबंधित है, ठीक ना? आपका जो एक्टिनाइड श्रेणी होता है वो किससे संबंधित है? तो एफ ब्लॉक से संबंधित है, ठीक ना? तो जस्ट इसके ऊपर होता है लेक्टेनाइड, ठीक ना? आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता सामान्यतः होता है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ये घटता है, ठीक ना? आवर्त सारणी में जब नीचे से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घटता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाए। पीएच पैमाने यानी पीएच स्केल की खोज किसने की थी? पीएच पैमाने यानी पीएच स्केल की खोज किसने की थी? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल का खोज सोरेनसन ने किया था। और सोरेनसन का पूरा नाम भी याद रखिएगा। सोरेनसन का पूरा नाम था सोरेनसन सोरेन पेडर पेडर और लॉटरी सोरेनसन, ठीक ना? द्वारा 1909 में प्रस्तुत किया गया था पीएच स्केल को। और 0 से 7 तक के ये अम्लीय होता है और 7 पर उदासीन होता है और 7 से 14 के बीच में ये क्षारीय होता है। तो इसका मान भी आपको याद रखना होता है। गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? गौरांग लाल दास को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है?
तो किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये दक्षिण कोरिया में गौरांग लाल दास को भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। और ये 1999 बैच का एक आईएफएस अधिकारी थे, ठीक ना। और इन्होंने भारत चीन संबंधी सुधारों की दिशा में कई महत्वपूर्ण बर्तावों में भाग लिए, ठीक ना। वर्तमान में दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री है वो किम जोंग सोक है। और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे मयांक है। और यहाँ की राजधानी सियोल है। तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है और वहाँ के राष्ट्रपति सी जे मयांक है। और वहाँ के प्रधानमंत्री किम किम मिन सोक है, ठीक ना। हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? हाल ही में सऊदी अरब और किस देश के बीच रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है? तो यह हाल ही में जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित विकल्पों में से तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो 39 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, ठीक ना। जोखिम भरा काम करना होता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आकर्मक एवं सकर्मक क्रिया शब्द युग्मों में से किसमें त्रुटि है, ठीक ना। आकर्मक और सकर्मक क्रिया में के शब्द युग में किसमें त्रुटि है, ठीक ना। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मुड़ना और मोड़ना होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं मोडोना, इस ये है जो आपका त्रुटि है, ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ मुड़ना और मोडोना के जगह होगा मोड़ना, ठीक ना। तो ये करेक्ट होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति उचित संज्ञा शब्द से करें। डॉक्टर डैश डैश का परीक्षण करता है। तो डॉक्टर किसका परीक्षण करता है? तो यहाँ फिल इन द ब्लैंक यानी डैश डैश की जगह पर भरना है। तो डॉक्टर रोगी का परीक्षण करता है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 42 पर। यहाँ पर आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सिलेक्ट करना बताना है, ठीक ना। अफेक्टेड बाय एन अनडिजरेबल कंडीशन और अनप्लेजेंट फीलिंग, ठीक ना। तो इसका जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होगा क्या होगा? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना, स्ट्रिकन, ठीक ना। 43 का यहाँ पर क्या करना है? अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम आपको बताना है, ठीक ना। कलिग्स का आपका 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 का आपका ए हो जाएगा, ठीक ना, को वर्कर, ठीक ना। यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक भरना है। सोहन से दैट इट इज़ बेटर टू डैश डैश इन द प्रेजेंट। तो आपका क्या हो जाएगा फिल इन द ब्लैंक में? 44 का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, ठीक ना, लिव। इट इज़ बेटर टू लिव इन द प्रेजेंट, ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्या है? ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन दैट फॉलो। मतलब नो बडी बिलीव्स आ लायर। तो आपका इसका जो इंट्रोगेटिव शब्द हो वो बताना है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर डी, हु नेवर बिलीव आ लायर। 46 में 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किए गए थे? 106वें संशोधन अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीट आरक्षित किए गए थे? तो आपका 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 33% ये आरक्षित किए गए थे, ठीक ना। और बात कर ले 106वां संविधान संशोधन 2023 में, जिसे लोकप्रिय रूप से नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। ये भी याद रखिएगा, जो 106वां संविधान संशोधन है इसे 2023 में किया गया है और नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जाना जाता है, ठीक ना। जिसमें 1/3 यानी 33% सीट आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है, ठीक ना। इसमें जो कैटेगरी आएगा एससी और एसटी के तहत ये सीट रिजर्व किए गए थे। और ये आरक्षण प्रारंभ में 15 वर्ष की अवधि के लिए लागू हुआ था। फिर इससे जिसे संसद द्वारा कानून द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक ना। और इस अधिनियम में संविधान के नए अनुच्छेद जैसे 330 ए जोड़ा
तो लोकसभा के लिए 330 ए के लिए आरक्षण दिया गया था, और वही राज्यसभा का राज्य विधानसभाओं में आरक्षण के लिए जो 332 ए के द्वारा ये आरक्षण शामिल किए गए थे, ठीक ना। शुष्क भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? शुष्क भूमि भूमि खेती में प्रमुख बाधा क्या है? तो इसमें जो प्रमुख बाधा होता है 48 का, आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। जल की कम उपलब्धता होता है शुष्क भूमि खेती में जो प्रमुख बाधा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो बिहार का वह प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है जिसमें विवाहित युगलों के बीच के प्रेम और तकरार को दोनों को प्रदर्शित किया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जाट जाटिन का जो ये लोक नृत्य है सो होगा। और ये भी ध्यान रखिएगा, जाट जाटिन विशेष रूप से उत्तरी बिहार के मिथिला और कोसी क्षेत्र में लोकप्रिय है, ठीक ना। और एक गौड़ माड़िया छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र का एक आदिवासी नृत्य है। गौड़ माड़िया याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का है। और सिंघी छम ये सिक्किम का एक मुखौटा नृत्य है। और पाटा पुनीथा यह कर्नाटक का एक लोक नृत्य है, ठीक ना। किस रियासत के शासन के लिए सामुदायिक और संस्थाओं को संरक्षण दिया जाता है? किस रियासत के शासक के लिए सिख समुदाय और संस्थाओं को संरक्षण दिया जाता है, ठीक ना। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, ये पाटियाला पटियाला के भूपेंद्र सिंह के द्वारा, ठीक ना। पटियाला के भूपेंद्र सिंह, आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? भारत में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर 50 का हो जाएगा डी, ठीक नहीं। ये 1993 में पारित किया गया, तो इसका डेट भी आप याद रख सकते हैं। 28 सितंबर 1993 को वह लागू हुआ था, और 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना किया गया था, ठीक ना। तो अधिनियम को लागू कब किया गया था? 28 सितंबर 1993 को। और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब किया गया था? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई थी? 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा प्रत्येक राज्य में नगर पालिका चुनाव कराने के लिए किसी संस्था की स्थापना की गई थी। तो कौन सा संस्था है जिसे नगर पालिका के चुनाव के लिए स्थापना किया गया था 74वां संविधान 1900 संशोधन 1992 में? तो आपका करेक्ट आंसर 91 का सी हो जाएगा। ये राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक ना। जिसे संविधान के अनुच्छेद 243 जेड ए के तहत यह प्रावधान है कि नगर पालिकाओं के लिए सभी चुनाव का अधीक्षण और निर्देश और नियंत्रण एक राज्य निर्वाचन आयोग में निहित होगा, ठीक ना। और राज्य निर्वाचन आयोग मतदाता सूची तैयार करने और पंचायत तथा नगर पालिकाओं के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होता है। और राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। और उसे केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया के समान ही हटाया जा सकता है। तो जो राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल ही नियुक्त कर सकते हैं, और उसको हटाने का जो प्रक्रिया होता है, जैसे तरह उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के जो प्रक्रिया होता है, उसी तरह से राज्य के चुनाव आयुक्त को हटाने का प्रक्रिया होगा। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक कौन बना था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त बना था, ठीक ना। समुद्रगुप्त बना था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य का शासक समुद्रगुप्त बना था, जो महाराजा धीराज के उपाधि धारण किए थे, जिसे महाराजा धीराज के उपाधि धारण किया था, ठीक ना। और समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहा जाता था, ठीक ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह
ने पराजित किया था। भारत में प्रवेश करने से पहले शकों को किस आदिवासी समूह ने पराजित किया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का सी, ठीक ना? या द इहू चीज द इहू चीज है जो ऑप्शन करेक्ट सी हो जाएगा, ठीक ना? नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र 16 वनों के लिए जाना जाता है? तो आपका 54 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना? ये पश्चिमी घाटी है जो 16 वनों के लिए जाना जाता है, ठीक ना? 16 वनों के लिए पश्चिमी घाटी को जाना जाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाले कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य घोषित करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कानूनों को स्पष्ट रूप से शून्य कर देता है? तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए कौन सा अनुच्छेद है जो कानून को शून्य कर देता है, ठीक ना? तो आपका 55 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ठीक ना? ये जो अनुच्छेद 13 है, ये है जो मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करने पर जो कानून को शून्य कर देता है, ठीक ना? शून्य घोषित कर देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 56 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी, ठीक ना? नेक्स्ट 57 भी मैथ है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है? 61। ये सी यू प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? सी यू प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? तो सी यू प्लस प्लस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा आपका सी, ठीक ना? सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1s² 2s², इस तरह से आपका हो जाएगा इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सीमेंटम में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? सीमेंटम में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो सीमेंटम में जिप्सम क्यों मिलाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना? सीमेंट में जमने की दर को धीमा करने के लिए जिप्सम को मिलाया जाता है, ठीक ना? सीमेंट में जमने की दर को धीमा करने के लिए सीमेंटम में जिप्सम को मिलाया जाता है, ठीक ना? और सीमेंट में जो जमने की दर को धीमा करने वाले और भी पदार्थ है जो आप याद रखिएगा, कैल्शियम सल्फेट है और टैट्रिक एसिड है और शुगर है और स्टार्च है और सेलुलोज है एवं जिप्सम है, ठीक ना? जिप्सम है। और जो सीमेंट के जमने की दर को बढ़ाने वाला पदार्थ होता है वो भी आप याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड है और सिलिकेट है और फ्लोरिक फ्लोरोसिलिकेटेड है। इस तरह से जो है इसको जमने के दर को बढ़ाने में काम आता है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह आज्ञा किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व के समान होगा? निम्न में से किसने सर्वप्रथम यह आज्ञा किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुण धर्म पहले तत्व के समान होगा? तो 60 का करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? जॉन न्यूलैंड से, जो कि ज्ञात किया कि प्रत्येक 8वें तत्व के गुणधर्म पहले तत्व के समान होगा, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? तो निम्न में से कौन सा एल्कीन का सामान्य सूत्र है? ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 61 का ए, ठीक ना? 61 का ए। एल्कीन का सामान्य सूत्र ये होगा। और आपको जो तीन और देखने को मिल रहा है, ये जो आपका CnH2n+4 है, ये हो जाता है, ये एल्किन कैटेगरी का नहीं है। और ये जो CnH2n-2 है, ये एल्काइन का सूत्र होता है। ऑप्शन नंबर सी एल्काइन का सूत्र होता है। और ऑप्शन नंबर डी है जो ऑप्शन नंबर डी है, ये एल्केन का सूत्र होता है, ठीक ना? यहाँ एल्कीन है और एल्केन का सूत्र डी हो जाएगा, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? डीएनए अणु में एडेनिन हमेशा किससे जुड़ता है और साइटोसिन हमेशा किससे जुड़ता है? तो आपका करेक्ट आंसर 62 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना? ऑप्शन नंबर सी, ए
डबल बॉन्ड और जी ट्रिपल बॉन्ड से जी सी से जुड़ता है, ठीक ना? तो आप करेक्ट आंसर आपका सी हो जाए। शरीर की मास्टर ग्रंथि यानी मास्टर ग्लैंड किसे कहा जाता है? शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है, ठीक ना? आपका 63 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है। पीयूष ग्रंथि को मस्तिष्क के आधार पर स्थित एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि होता है, ठीक ना? और शरीर की मास्टर ग्रंथि से ही कहा जाता है। और पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित कुछ हार्मोन है जिसे आप याद रख सकते हैं। ग्रोथ हार्मोन जिसे जीएच हार्मोन कहते हैं, थायराइड उत्तेजक हार्मोन जिसे टीएचएस करके शॉर्ट नाम जाना जाता है, एंड्रोनोकॉर्टी एंडोनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक ना? और फॉलिक फॉलिक उत्तेजक हार्मोन और इस तरह से जो और जो पीयूष ग्रंथि का स्रावित हार्मोन है, ठीक ना? ऑक्सीटोसिन, इस तरह और भी है, ठीक ना? तो इसको याद रखिएगा। 64 नंबर क्वेश्चन का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मित्र पार्क पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो प्रधानमंत्री ने जो भारत के मित्र पार्क पीएम मित्र पार्क की आधारशिला कहाँ रखी है? तो ये मध्य प्रदेश में रखा गया है, ठीक ना? 64 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 65, ठीक ना? तो ये है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य नारी सशक्त परिवार और अभियान अभियान और राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत कहाँ की है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 65 का, ये भी मध्य प्रदेश में किया गया है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितनी प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है? तो सितंबर 2025 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में कितने प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66 का, ऑप्शन नंबर ए, ठीक ना? ऑप्शन नंबर ए 7 है, जो 7 प्राकृतिक धरोहर को शामिल किया गया है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 67 पर। तो आपका है क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लैगून का उदाहरण नहीं है? तो आपका 67 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये, ठीक ना? ये नैनीताल है जो लैगून का उदाहरण नहीं है, ठीक ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनूठी वास्तुकला वाले गंगकोट चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनाए गए थे? अनूठी वास्तुकला वाले गंगकोट चोलपुरम के मंदिर किस राजा बादशाह द्वारा बनाया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का आपका बी हो जाएगा, ठीक ना? राजा राजेंद्र द्वारा ये बनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता पथ विक्रेता डैश डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशीला पूंजी ऋण प्राप्त करने के मात्र पात्र है सॉरी पात्र है। पीएम स्वनिधि योजना 2020 में शहरी पथ विक्रेता डैश डैश की अवधि के लिए 10,000 तक की कार्यशीला पूंजी ऋण प्राप्त करने के पात्र है। तो कितने साल के लिए है? तो आपका करेक्ट आंसर 69 का हो जाएगा डी, ठीक ना? ये 1 साल के लिए पात्र होता है, ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 70 में। किस घटनाओं से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन हुआ था? तो किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन हुआ था? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, कलिंग युद्ध के कारण, ठीक ना? कलिंग युद्ध। तो थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष लगभग 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग की राजधानी तोसली है। तो कलिंग का राजधानी कहाँ था? तोसली है, ये भी याद रखिए। पर अधिकार कर लिया। यह वर्तमान में उड़ीसा के दक्षिणी भाग में है। और तोसली कहाँ है? कलिंग की राजधानी तोसली, यह वर्तमान में और उड़ीसा राज्य में है, ठीक ना? और अशोक के समय तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्तिसस की अध्यक्षता में हुई थी, ठीक ना? अशोक द्वारा भेजे गए धर्म प्रचारक निम्न थे, ठीक ना? तो धर्म प्रचारक और स्थान या देश का नाम याद रखिएगा। तो अशोक द्वारा भेजे गए प्रथम जोधा, महेंद्र और संघमित्रा, जिसे श्रीलंका भेजा गया था। और महा महारचित यह यवन देश गया था। और मणिझम
ये हिमालय क्षेत्र गया था, और महादेव महेश मंडलम ये मैसूर गया था, और महाधर्म रक्षित यह महाराष्ट्र में गया था। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 71 पर कांगड़ा कंगाड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाया गया है? कंगाड़ा लघु चित्रकला किस राज्य में बनाया गया है? तो आपका 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ये बी, यानी हिमाचल प्रदेश में बनाया गया है कंगड़ा लघु चित्रकला। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 72 को। अनुच्छेद डैश डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होती है। अनुच्छेद डैश डैश के अनुसार संघ के अधीन किसी भी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों पर सभी नागरिकों के लिए अवसरों की समानता होगी। तो आपका 72 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये 16 अनुच्छेद 16 के तहत सभी नागरिकों को किसी पद पर रोजगार या नियुक्ति से संबंधित मामलों पर समानता अधिकार होता है। ठीक ना, अवसरों की समानता होगा। ठीक ना, तो अनुच्छेद 16 द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 73। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था? आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 73 का सी। ठीक ना, ये रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा वारेन हेस्टिंग को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक ना। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंग अनुपात कितना है? तो आपका करेक्ट आंसर 943 हो जाएगा। ठीक ना, 943 हो जाएगा। ये प्रति हजार पुरुष होता है। ठीक ना, ये बात ध्यान रखिएगा। और 2011 के जनगणना के अनुसार ये 943 है। ठीक ना। वही पुडुचेरी की बात कर ले तो आपको 1000 पुरुष पर 138 है, और वही केरल की बात कर ले तो केरल में 1000 पुरुष पर 1084 महिला है, और दिल्ली के बात कर ले तो 1000 पुरुष पर 886 महिला, तथा हरियाणा में 1000 पुरुष पर 879 महिला है। ठीक ना। और 2011 के जनगणना के अनुसार शिशु लिंग अनुपात 0 से 6, ये शिशु लिंग अनुपात जो है 927 है, जो 927 से घटकर कितना हो गया है? 919 हो गया है। ठीक ना। और 2011 में जो एससी की लिंग अनुपात है वो 945 है। ठीक ना, तो एससी का 945 है लिंग अनुपात, और वही 0 से 6 वर्ष यानी शिशु लिंग अनुपात है जो 927 से घटकर कितना हो गया है? 919 हो गया है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कालामंडलम कृष्णन नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली में एक जननी मानी जाती है? जननी हस्ती थे। कालामंडलम कृष्णन नायर भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य शास्त्रीय शैली में एक जानी मानी हस्ती थे? तो किस नृत्य में थे? 75 का आपका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ये कथकली के लिए जानी मानी हस्ती थे। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 76 नंबर में। ठीक ना। 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीशियन यात्री कौन थे जिसने केरल की यात्रा की थी? 13वीं शताब्दी का वह प्रसिद्ध विनीशियन यात्री कौन था जिसने केरल की यात्रा की थी? तो कौन था वह? ऑप्शन नंबर आपका 76 का बी हो जाएगा, मार्को पोलो था। ठीक ना। और यह भी याद रखिएगा कि मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। ठीक ना। और फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक 1492 से 93 में विजयनगर के शासक देवराज द्वितीय के दरबार में शाहरुख का राजदूत बनकर आया था। ठीक ना। 77 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। ठीक ना, 20√3 सेंटीमीटर। 78 पर चलते हैं। 24 स्टूडियो यहाँ पर ये भी मैथ से 78 क्वेश्चन है, तो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन नंबर ये 20% हो जाएगा। ठीक ना। इसको क्या करना है, आपको कैसे करना है? जैसे 24 चूड़िया है और 6 चूड़िया है। ठीक ना, तो आपको क्या करना है? 6 चूड़िया को ऊपर रख देना है, उसके बाद 24 चूड़िया प्लस 6 चूड़िया और बराबर कर देना, सॉरी गुना कर देना है 100 से। ठीक ना, तो उसके बाद
और उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर टोटल कर देना है, 6/30 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और इससे एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 3 से 2 वर्ग में कट जाएगा, और ये 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक ना, 20%। तो इस तरह से आप इसको करें, कैलकुलेट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, ये 79 का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, और नेक्स्ट भी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक सामान्य महिला का विवाह एक वर्णधाता यानी कलर ब्लाइंडेड पुरुष से होता है, उनके पुत्रों में वर्णधाता होने की क्या प्रायिकता है। वर्णधाता यानी एक सहलग्न सहलग्न अप्रभावी है, यह एक सहलग्न प्रभावी है, तो क्या हो जाएगा आपका 80 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 0%, ठीक ना, 0% होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और रैन बियर के नोट पर पाए जाते हैं, रैन बियर के नोट पर पाए जाते हैं, तो रैन बियर के नोट पर क्या पाया जाता है, तंत्रिका कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक ना। पक्षियों और स्त्री सिर्पों के बीच अपर्याप्त कड़ी है, पक्षियों और स्त्री सिर्पों के बीच अपर्याप्त कड़ी है, तो आपका करेक्ट क्या आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन ए, ठीक ना, आर्कियो आर्कियो आर्कियोटैप्रिक्स, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पर चलते हैं, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो आपका 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाइलेज, ठीक ना, 83 का करेक्ट आंसर हो जाएगा इमाइलेज, ठीक ना। यह भोजन को पचाने में मदद करता है, ठीक ना। तो इमाइलेज जो एंजाइम होता है उसका थोड़ा कार्य आप समझ लीजिए। इमाइलेज एक पाचक एंजाइम है, यह मनुष्य और स्तनधारी के लार में पाया जाता है, यह मुख्य कार्य हाइड्रोलिसिस करता है, यह स्टार्च को तोड़ता है और इसे सरलतम शर्करा में परिवर्तित करता है, ठीक ना। इसका इसका प्रकार यह स्टार्च को पचाता है, ठीक ना। तो ये सब आप याद रखिएगा, ये जो इमाइलेज का कार्य है। किशोरावस्था लगभग 11 वर्ष की आयु से शुरू होता है और डैश डैश तक रहता है, तो किशोरावस्था 11 वर्ष से शुरू होता है और 18 से 19 वर्ष तक रहता है, ठीक ना। आप ये इसका जो किस एज में कौन सा अवस्था होता है आप याद रखिएगा, बता देते हैं। मनुष्य के विभिन्न अवस्था होते हैं, ठीक ना, जिसमें शैशवा अवस्था होता है, ठीक ना, जिसमें जन्म से 5 से 6 वर्ष तक होता है, बाल्य अवस्था होता है जिसमें 6 वर्ष से 11-12 वर्ष तक होता है, और किशोरा अवस्था जो कि अभी क्वेश्चन में पूछा गया था, यह 12 वर्ष से लेकर 18-19 वर्ष तक होता है। एक प्रौढ़ा अवस्था होता है जो 19 वर्ष से ऊपर जब तक आपका गिनती है तब तक के वो प्रौढ़ा अवस्था के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जब हम सामान्य श्वसन के दौरान स्वच्छ वासन या एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, ठीक ना। तो जब हम सामान्य श्वसन के दौरान स्वच्छ वासन यानी एक्सेल करते हैं तो क्या होता है, तो आपका करेक्ट आंसर 85 का हो जाएगा क्या, डी, ठीक ना, 85 का डी हो जाएगा। इसमें फेफड़े में हवा की एक अवशिष्ट मात्रा बनी रहती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किससे किसी तने तने या शाखा पर पत्तियों की व्यवस्था के पैटर्न को आप क्या कहते हैं। किसी तने या शाखा पर पत्तियों के व्यवस्थित पैटर्न को आप क्या कहते हैं, तो आपको बता दें आपका करेक्ट आंसर 86 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फाइलोटैक्सी कहा जाता है। पत्तियों पर जो पैटर्न होता है उसे फाइलोटैक्सी के नाम से जाना जाता है। और फाइलोटैक्सी के कुछ प्रकार हो, सामान्यतः प्रकार निम्न है, ठीक ना। इसमें से आप याद रखिएगा, ये वैकल्पिक होता है, विपरीत होता है, और चक्राकार होता है, और जियोटैक्सिक होता है, और एपोटैक्सिक होता है, और थैलोटैक्सी होता है, ठीक ना, जिसमें इसका अलग अलग कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है। भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल और किस विभाग ने मोबाइल कनेक्टिविटी के विस्तार के लिए एक समझौता किया है, तो ये भारत और बीएसएनएल और डाक विभाग है, ठीक ना। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। स्पीड कनेक्टिंग विश्व
स्पीड कनेक्टिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में आनंद कुमार बेल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? अनंत कुमार बेल कुमार ने कौन सा पदक जीता है? तो आपका 88 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 88 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक ना। ये स्वर्ण पदक जीता था स्पीडी स्केटिंग में, ठीक ना, स्पीड स्केटिंग में। तो आपका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? तो पृथक पंचायती राज मंत्रालय का गठन आपका 89 करेक्ट आंसर हो जाएगा डी में, ठीक ना, 2004 में हुआ था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया मौलिक अधिकार कौन सा था? आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का डी, ठीक ना। ये संपत्ति का अधिकार है जो इधर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है संपत्ति का अधिकार है जो हटाया गया था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा ये जो मौलिक अधिकार से हटाया गया था, जिससे संपत्ति का अधिकार है, और यह भाग 12 के अनु भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अब यह कानूनी अधिकार बना दिया गया है। संपत्ति के अधिकार को अब भाग 12 के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत अब कानूनी अधिकार बना दिया गया संपत्ति को अधिकार को, ठीक ना। और ये 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19(1) से और अनुच्छेद 31 से निरस्त किया गया था, ठीक ना। और ये भी याद रखिएगा अनुच्छेद 25 से 28 यह धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बताया गया सूची 1 और सूची 2 में संवैधानिक प्रावधान और स्रोत दिया गया है, ठीक ना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोड दिया गया है, तो आपका ये 90 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, ठीक ना, सी हो जाएगा। सी देख सकते हैं आप, मिला लीजिए क्या है। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार ये अमेरिका के अधिकार पत्र है, ठीक ना। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरिश के संविधान के स्रोत है। और मंत्रिमंडलीय सरकार, मंत्रिमंडलीय सरकार ये ब्रिटिश संविधान से स्रोत है। और केंद्रीय राज्य संबंध कनाडा के संविधान से है। चलिए नेक्स्ट पर, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया था? आपका 92 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ये 8वीं अनुसूची में 1967 में जोड़ा गया था। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था, ठीक ना। और जो सिंधी था वो कथी कहता है, सिंधी भाषा सूची के 15वीं भाषा थी, ठीक ना। टोटल 15वां भाषा सिंधी को जोड़ा गया था, ठीक ना। और कुछ बात याद रखिएगा जिस, ठीक ना। 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा नमक यानी नेपाली, मणिपुर और भाग भाग को अष्टम सूची में जोड़ा गया, ठीक ना। 8वां सूची में जोड़ा गया था, ठीक ना। और 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 8वीं अनुसूची में डोगरी, बोडो, संथाली, मैथिली भाषा को जोड़ा गया, ठीक ना। मूल संविधान में पहले 14 भाषा था, जिसमें 15वां जुटा था सिंधी, ठीक ना, सिंधी 1967 में। और उसके बाद नमक को जोड़ा गया था, नमक यानी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, यानी 1971वां संविधान संशोधन 92 में जोड़ा गया था नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को। और फिर 92वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा 8वीं अनुसूची में फिर भाषा जोड़े गए, डोगरी, बोडो, संथाली और मैथिली 4 भाषा जोड़े गए। तो अभी 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 भाषा है, ठीक ना। पहले 14, फिर 1 जुड़ा, फिर 3 जुड़ा और फिर 4 जुड़ा, तो कुल 22 भाषा है। और मूल संविधान में कुल 14 भाषा थी, ये भी याद रखिएगा। गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? ठीक ना, गुट निरपेक्ष आंदोलन का पहला शिखर सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा
93 का ऑप्शन सी, ठीक ना। बेलग्रेड 1961 में किया गया था, ठीक ना। यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है? यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ का मुख्यालय हो जाएगा 94 का करेक्ट आंसर, ये न्यूयॉर्क में है, ठीक ना। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वह विद्यार्थी जिसे रुपया का साइन डिजाइन किया वह कहाँ पढ़ रहा था? वह विद्यार्थी जिसने रुपया का साइन डिजाइन किया था वह कहाँ पढ़ रहा था? तो यह IIT बम्बई में पढ़ रहा था। आपका 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक ना। ये IIT बम्बई में पढ़ रहा था और यह देवनागरी का जो रुपया का साइन बना था वो कैसे बना था वो भी जान लीजिए। देवनागरी के र और रो जो रोम अक्षर होता है उससे आर से मिलते जुलते प्रतीक चिन्ह को रुपया के प्रतीक में स्वीकार किया गया था, ठीक ना। और उसमें नोट पर जो कुल भाषा होता है 17 भाषा होता है, ठीक ना। रिजर्व बैंक द्वारा जो निर्मित नोट होता है उस पर कुल 17 भाषा होता है अंग्रेजी को मिलाकर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं 95 पर। वह हो गया 95 96। भारत में पैन नंबर कोड डैश डैश अक्षरों व संख्याओं से बना होता है। पैन कार्ड पर जो नंबर और अक्षर और संख्या होता है वो कितना होता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10 होता है, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सॉरी 10 ही होता है, ठीक ना। आपका करेक्ट ऑप्शन यही डी है, 10 होता है, ठीक ना। आप याद रखिएगा। और आप याद रखिएगा आधार कार्ड पर 12 नंबर होते हैं, जीएसटी के पंजीकरण में 15 अंक होते हैं और एटीएम कार्ड पर 16 अंक होते हैं और वोटर आईडी में भी 10 अंक होते हैं और ड्राइविंग लाइसेंस में 15 होते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस और जीएसटी पंजीकरण में 15 अंक होते हैं और आधार कार्ड पर 12 और एटीएम कार्ड में 16 नंबर होते हैं, ठीक ना। 16 अंक होते हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। मकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? मकडिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये मकडिंग शब्द क्रिकेट से संबंधित है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? आप याद रखिएगा ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। वही आर्मी आर्मी बोलेगा तो आपको याद रखना है, यानी आर्मी यानी थल सेना दिवस बोले तो 15 जनवरी और वही नौसेना दिवस बोले तो आपको 4 दिसंबर याद रखना है, ठीक ना। और वायुसेना आपका 8 अक्टूबर, यहाँ पर आप ध्यान रख सकते हैं, आपको सब ऑप्शन में दिया गया है। तो 15 जनवरी को आपको ये 15 जनवरी को थल सेना दिवस, ठीक ना। यहाँ पर थल सेना दिवस जिसे आर्मी कहते हैं। और वायुसेना आपका हो गया 8 अक्टूबर और 4 दिसंबर को आपका नेवी यानी जल सेना दिवस या नौसेना दिवस कह सकते हैं, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो ये आपका मैथ से है तो आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 99 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक ना। सी हो जाएगा। और 100 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, 100 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, इसका भी 84,400 हो जाएगा, ठीक ना। अगर इसका याद करना चाहते हैं, जैसे 99 का त्रिभुज के तीनों कोण का आपका अनुपात दे दिया है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा छोटा कौन सा वैल्यू है, ये 3 है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, 3 वैल्यू को यहाँ पर ऊपर रख देना है, ठीक ना। उसके बाद नीचे टोटल कुल कर लेना है, 3 + 4 प्लस यहाँ पर 8 कर लेना है, ठीक ना। उसके बाद इंटू 180 जो त्रिभुज का एंगल का मान होता है। उसके बाद जब ऐड करेंगे, एक सेकंड, तो यहाँ पर लिख के हम समझा दिए, जैसे कि आपको 3 लिख देना ऊपर, उसके बाद 3 प्लस जो टोटल एंगल यानी अनुपात में वैल्यू दिया है उसको जोड़ लेना है, इंटू एंगल का मान है 180 से गुना कर देना है। उसके बाद जब काटेंगे तो आपका टोटल आ जाएगा 36 डिग्री, ठीक ना। तो इस तरह से इसको सॉल्व कर लेना है। वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और करके सपोर्ट करें, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है दोस्त। तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा तो ऐसे ही कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। और अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करें और कोई गलती होता है वो भी कमेंट करके बताएं, ठीक ना। आप स्कोर जब कमेंट करेंगे तो सब लोग स्कोर कमेंट करेंगे तो इससे अंदाज़ा मिलेगा कि अभी एवरेज क्या रखा जा सकता है जिससे रिजल्ट आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगा, ठीक ना।
और इससे आपको अंदाज पर लगेगा जब सब लोग कमेंट करेंगे। तो वीडियो से थोड़ा भी हेल्प मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।